दोस्तों, आप सभी का हॉट कहानियां यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सुवर्णा का अयार आसुरी सम्राट और अमरजीव से संबंध स्वीक स्वीक आकर्ष ने अभी वह अंडा अपने हाथ में लिया ही था कि तभी सुवर्णा उसके कंधे पर से तेजी से उतरी और बिजली की रफ्तार से आगे बढ़कर आकर्ष के हाथ से वह आसुरी जानवर का अंडा छीन लिया। शांत हो जाओ सुवर्णा, मैंने यह तुम्हारे लिए ही खरीदा था। मैं खुद इसे इस्तेमाल नहीं करने वाला, आकर्ष ने एक हल्के गुस्से से भरी आवाज में कहा। लेकिन इस बार उसे सुवर्णा की तरफ से कोई भी जवाब सुनने को नहीं मिला। वह तो उस आसुरी जानवर के अंडे को इस तरह से पकड़े हुए थे जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया है। इस दृश्य को देख सूर्य केतु, उरूमी और कर्ण तीनों भी पूरी तरह से हैरान थे। स्पष्ट रूप से तो उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन थोड़ा बहुत समझा गया था कि इस अंडे को सुवर्णा के लिए खरीदा गया है। लेकिन एक बात अभी भी उन्हें समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर एक नष्ट हुआ अंडा इस छोटी सी चूहिया को क्यों चाहिए था। सिर्फ वह तीनों ही नहीं, बल्कि आकर्ष खुद भी यह जानने के लिए बहुत ज्यादा उतावला था कि आखिर सुवर्णा को यह अंडा क्यों चाहिए था। उसने यह अंडा सिर्फ इसलिए खरीदा था क्योंकि सुवर्णा ने उसकी मांग की थी, लेकिन सुवर्णा ने उसे यह नहीं बताया था कि इस अंडे का इस्तेमाल क्या होने वाला है। सुवर्णा ने कुछ क्षणों तक तो उस अंडे को बड़े ही ध्यान से देखा और फिर धीरे धीरे करके अपना शरीर बड़ा करना शुरू कर दिया। जब उसका आकार लगभग 335 फीट की ऊंचाई का हो गया, तब उसने अपना विशालकाय मुंह खोला और एक ही बार में उस अंडे को निगल लिया। अंडा जैसे ही सुवर्णा के पेट में उतरा, सुवर्णा ने अपनी आंखें धीरे से बंद कर ली। यह नजारा देख सूर्य केतु और उरूमी दोनों एक बार फिर से चौंक पड़े। दोनों नजर अब आकर्ष पर आकर टिक गई। जब आकर्ष ने देखा कि उसके दोस्त उसी की तरफ देख रहे हैं, तो उसे समझ में आ गया कि वह उससे इस विषय में पूछना चाहते हैं, पर जवाब तो उसके पास भी नहीं था। इसलिए उसने अपना सिर असहमति में हिला दिया। तुम ठीक तो हो? सुवर्णा आंतरिक ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर आकर्ष ने सुवर्णा से पूछा, लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। 2 से 3 क्षणों के बाद सुवर्णा का शरीर एक बार फिर से अपने सामान्य आकार में आने लगा और जब वह पूरी तरह से अपने पहले वाले रूप में आ गई, तब उसने एक जोर की उबासी ली और वहीं पर सो गई। यह बिल्कुल ऐसा ही था जैसा सुवर्णा ने पिछली बार दिव्य ऊर्जा फल का सेवन किया था। उस समय भी उस फल का सेवन करने के बाद सुवर्णा इसी तरह सो गई थी। क्या इसका मतलब यह हुआ कि यह आसुरी पक्षी का अंडा किसी दिव्य ऊर्जा फल की तरह सुवर्णा के शरीर पर अपना असर दिखाने वाला है? आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से पूछा। आकर्ष, अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है, तो तुम्हारी यह चूहिया? अरणय केतु ने एक आश्चर्य से भरे स्वर में पूछा। अनाव प्रजाति, इसके बारे में मैंने कभी सुना तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से तुम बात कर रहे हो, उससे तो यही लगता है कि यह जरूर कोई शक्तिशाली जानवरों की प्रजाति रही होगी, है ना? वैसे आकर्ष, तुम्हें यह चूहिया मिली कहाँ से थी? मुझे भी ऐसा ही एक पालतू जानवर खरीदना है, उरूमी ने कहा। मैंने इसे को कुछ सालों पहले एक नीलामी घर में खरीदा था। उस समय मैंने इसको खरीदने के लिए कई लाख सोने के सिक्के भी खर्च किए थे। आकर्ष ने उस समय को याद करते हुए कहा। जब सुवर्णा उसे पहली बार मिली थी, उस समय लोगों को सुवर्णा की असली पहचान का पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी बोलियां लग रही थी। सिर्फ कुछ लाख सोने के सिक्के मानना पड़ेगा। तुम्हारी किस्मत है तो बहुत ज्यादा अच्छी, सूर्य केतु ने ईर्ष्या से भरे स्वर में कहा। वह अच्छी तरह से जानता था कि आकर्ष के पास जो छोटी सुवर्णा है, वह कितनी ज्यादा शक्तिशाली और असाधारण है। हालांकि अब की बार उरूमी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसकी नजरों में भी आकर्ष की अच्छी किस्मत को देखकर जलन साफ नजर आ रही थी। अरना प्रजाति। आकर्ष, तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि यह छोटी सी चूहिया सच में अर्नावली प्रजाति से संबंध रखती है? कर्ण, जो कि इतनी देर से बिल्कुल शांत बैठा था, उसने अचानक से एक आश्चर्य से भरे स्वर में आकर्ष से पूछा। इस क्षण में उसकी सांसें बहुत भारी हो गई थीं। कर्ण, क्या तुम्हें अरणय पहली बार था? जब सूर्य केतु कर्ण को इस तरह से असहज होते देख रहा था, इसलिए वह जानना चाहता था कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। उरूमी की नजर भी इस समय कर्ण पर टिकी हुई थी। अगर यह छोटी सी चूहिया सच में अर्नावली प्रजाति से संबंध रखती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आकर्ष ने सच में एक खजाना हासिल कर लिया है। कुछ लाख सोने के सिक्कों में इस छोटी सी चूहिया को खरीदना कोई नुकसान का सौदा नहीं है। कर्ण ने कहा। बातें मत घुमाओ कर्ण, अगर तुम्हें इसके बारे में जानकारी है तो हमें विस्तार से बताओ।
हम भी इस सरना प्रजाति के बारे में जानना चाहते हैं। सूर्य केतु और उरुमी दोनों ने जिज्ञासा से भरे स्वर में पूछा। उन दोनों का सवाल सुनकर कर्ण खुद सोच में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जवाब देना चाहिए या नहीं, इसलिए उसने आकर्ष की ओर देखा। अगर आकर्ष अनुमति दे देता है तो उसे इस बार में बताने में कोई भी आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर आकर्ष मना कर देता है तो वह अपनी बात को यहीं पर बंद कर देने वाला था। आकर्ष ने जब कर्ण की नजर अपने ऊपर देखी तो उसने अपना सिर धीरे से सहमति में हिलाकर उसे संकेत दिया। इस पर कर्ण ने भी एक राहत की सांस ली और फिर उरूमी व सूर्य केतु को बताने लगा। अरना प्रजाति के बारे में विस्तार से तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन कई सालों पहले जब मैं अपने मास्टर से मिला था और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था, तब उन्होंने मुझे इस महाद्वीप पर मौजूद अलग अलग प्रजातियों के बारे में जानकारियां दी थी। उन्होंने मुझे कई शिलालेख भी दिखाए थे और उन्हीं में से एक शिलालेख पर इस प्रजाति का जिक्र था। देखने से वह शिलालेख ज्यादा पुराना नहीं लग रहा था, इसलिए ऐसा कहा जा सकता था कि कई हजार साल पहले इस प्रजाति के बारे में लोगों को पता था। पर अभी वर्तमान में इस प्रजाति के कितने सदस्य मौजूद हैं, इसके बारे में मुझे भी कोई जानकारी नहीं है। शिलालेख पर कुछ शब्दों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था, जैसे अर्णावली। जब इस प्रजाति के सदस्य वयस्क होते थे तो वह अपने वास्तविक शरीर को छोड़ एक मानव का शरीर धारण कर सकते थे। साफ शब्दों में कहूं तो इस प्रजाति के सदस्य आगे चलकर अर बन जाते थे। एकायार कर्ण की बात सुनकर उरूमी और सूर्य केतु दोनों बड़े ही अजीब तरीके से सुवर्णा को देखने लगे। दोनों उस छोटी सी चूहिया को देखकर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि आगे कभी भविष्य में जाकर यह छोटी सी चूहिया बहुत ज्यादा खतरनाक बनने वाली है। अगर एक आसुरी जानवर को अय्यार बनना होता था तो उसे शून्य के चौथे मंडल यानी कि न्यास मंडल में प्रवेश करना पड़ता था। तो क्या इसका मतलब यह था कि उनके सामने सोई हुई वह छोटी सी चूहिया भी आगे भविष्य में न्यास मंडल में प्रवेश करने वाली थी? एक अयार का दर्जा एक आसुरी जानवर को सिर्फ तभी मिलता था जब वह न्यास मंडल में प्रवेश कर लेता था। अगर उसने अपूर्व मंडल के 9वें स्तर में प्रवेश किया है तो उसे अर नहीं माना जाता था। एक अयार ये शब्द अपने आप में बहुत ज्यादा वजन रखता था। विशेषकर सोमाली महाद्वीप के कुछ क्षेत्रों में अयारों को देखे जाने की खबर आती रहती थी, लेकिन क्योंकि उनके पास अपने शरीर को बदलने की क्षमता होती थी, इस वजह से कोई भी उनको पहचान नहीं पाता था। हालांकि आज के समय जितने भी योद्धा इस पूरे ऊर्जा मंडल के शिखर पर खड़े थे, उनमें से बहुत से योद्धा अयार ही थे, लेकिन पूरी निश्चितता के साथ कोई भी नहीं कह सकता था कि कौन सा योद्धा अयार है। एक अयार बनने के बाद उस जानवर के सामने सिर्फ 3 मंडल होते थे, न्यास मंडल, स्कंद मंडल और अनंत मंडल। जब वह अयार अनंत मंडल में प्रवेश कर लेता था तो वह अपने आप को आसुरी सम्राट की उपाधि देता था। इंसानों के लिए मानव सम्राट था और जानवरों के लिए आसुरी सम्राट। एक आसुरी सम्राट जानवरों की सभी प्रजातियों को अपने नियंत्रण में करने की क्षमता रखता था, इसलिए एक मानव सम्राट की तुलना में आसुरी सम्राट और भी ज्यादा खतरनाक तथा शक्तिशाली होता था। तुम पूरी तरह से निश्चित हो कि इस छोटी सी चूहिया की रगों में एक अर का खून बह रहा है? उरूमी ने पुष्टि करने के लिए पूछा। मुझे नहीं पता, जो जानकारी मुझे उस शिलालेख पर मिली थी मैं सिर्फ वही बता रहा हूं, कर्ण ने जवाब दिया। यह सच है या झूठ इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझे खुद अनुमान लगाना है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि आगे भविष्य में जाकर यह चूहिया बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बनेगी। सूर्य केतु ने कहा। वह ऐसा मजाक में नहीं कह रहा था, बल्कि ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे आकर्ष पर बहुत ज्यादा भरोसा था। जहां तक उसका सोचना था, तो अगर आकर्ष को यह चूहिया मिली है तो निश्चित रूप से आगे भविष्य में जाकर यह शक्तिशाली बनेगी। इसके बाद कुछ समय के लिए कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। उरूमी और सूर्य केतु अभी भी आकर्ष को ईर्ष्या से भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उनके लिए अभी भी इस बात पर विश्वास कर पा बहुत ज्यादा मुश्किल था कि आकर्ष ने कई सालों पहले सिर्फ कुछ लाख सोने के सिक्कों में इस कीमती आसुरी जानवर को खरीदा था। किस्मत ने ऐसा साथ तो आज तक उनका भी नहीं दिया था। दोनों के मन में इस समय सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि ऐसी किस्मत उनकी क्यों नहीं है। मैंने तुम दोनों को इस विषय में बताया जरूर है, लेकिन अब से तुम ध्यान रखना कि इसके बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। कर्ण ने सूर्य केतु और उरूमी दोनों को चेतावनी देते हुए कहा। चिंता मत करो,
हम दोनों के अलावा यह बात किसी तीसरे व्यक्ति को पता नहीं चलेगी। उरूमी और सूर्य केतु दोनों ने एक साथ एक ही स्वर में कहा। दोनों ने जब सुवर्णा की असली पहचान के बारे में सुना, उन्हें उसी वक्त समझ में आ गया कि यह कितना बड़ा राज है। अगर बाहर के लोगों को सुवर्णा की असली पहचान के बारे में पता चल जाता है, तो वह सभी आकर्ष को अपना निशाना बनाने वाले थे। आखिरकार कौन नहीं चाहता होगा कि उसके पास भी अपने खुद का एक अयार हो। पूरी संभावना थी कि अंशतः देश की राजधानी से भी बड़े बड़े योद्धा आकर्ष को अपना निशाना बनाने यहां चले आए। सुवर्णा भले ही भविष्य में शक्तिशाली बनने वाली थी, लेकिन अभी के समय वह सामान्य थी। इसलिए उसकी पहचान को छुपाकर रखना ही एकमात्र सुरक्षा का उपाय था। वह दोनों धोखेबाज नहीं थे कि इतनी आसानी से आकर्ष को बेच दें। यह राज बताने से पहले कर्ण ने आकर्ष की तरफ देखा था और उसकी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही उसने इसकी जानकारी उन दोनों को दी थी, जिसका सी मतलब यह था कि आकर्ष ने भी उन दोनों पर भरोसा करके उन्हें इस राज के बारे में जानने का मौका दिया था। अगर आकर्ष अनुमति नहीं देता, तो कर्ण इस बारे में उन्हें कभी भी नहीं बताता। जब उनका दोस्त उन पर इतना ज्यादा विश्वास कर रहा था, तो उनका भी यह कर्तव्य बनता था कि वह उसके विश्वास को कायम रखें और उसे कभी टूटने ना दे। तुम खुद तो शक्तिशाली हो ही, तुम्हारा तो पालतू चूहा भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली निकला। समझ में नहीं आ रहा है कि किस्मत तुम्हारे साथ है, यह तुम्हारे साथ ही चिपक कर बैठ गई है। हमारे समूह में जब भी कुछ अच्छा होता है, तो उसका सबसे पहला लाभ तुम्हें ही मिलता है। उरुमी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। सूर्य केतु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन देखकर साफ लग रहा था कि वह भी उरुमी की बात से पूरी तरह सहमत है। उन दोनों की बातें सुनकर आकर्ष मन ही मन हंसने लगा। दरअसल वह इस बात पर हंस रहा था कि सूर्य केतु और उरुमी अभी भी सुवर्णा को कम समझ रहे थे। सुवर्णा आगे भविष्य में सिर्फ एक अय्यार ही नहीं बनने वाली थी, बल्कि इसकी भी पूरी संभावना थी कि वह आसुरी सम्राट बन जाए। आखिरकार वह अनाव प्रजाति की सदस्य होने के साथ साथ एक अमर जीव की वंशज भी थी। इसकी जानकारी तो कर्ण को भी नहीं थी। कर्ण के पास जो ज्ञान था, उसके हिसाब से तो सुवर्णा आगे भविष्य में शक्तिशाली बनने वाली थी, लेकिन वास्तविकता यह थी कि सुवर्णा अपना वह सफर काफी समय पहले ही शुरू कर चुकी थी। सुवर्णा उम्र में बहुत ही ज्यादा छोटी थी। उसकी उम्र 10 साल के लगभग थी, लेकिन इतनी छोटी उम्र में भी वह शून्य के मंडलों में प्रवेश करके मूल मंडल की दूसरी कड़ी को पार कर चुकी थी। इसी से पता चल रहा था कि वह कितनी ज्यादा प्रतिभाशाली है। चलो, ये सब बातें तो होती रहेगी, फिलहाल के लिए हमें यहां से निकलना चाहिए। आकर्ष ने अपने साथियों की तरफ देखते हुए कहा, और फिर सुवर्णा को अपने साथ लेकर कमरे से बाहर निकल गया। नीलामी वैसे भी खत्म हो चुकी थी, तो अब वहां पर रुकने का कोई मतलब नहीं था। सभी दोस्त कंधे से कंधा मिलाकर नीलामी घर से बाहर निकले। इस बार सिर्फ आकर्ष ने ही नहीं, बल्कि उसके तीनों दोस्तों ने भी कुछ ना कुछ सामान खरीदा था। थोड़ी ही देर में चारों दोस्त बाजार घूमते हुए वापस उस घर में लौट आए जो उपाध्यक्ष दीक्षित ने खरीदा था। वापस लौटने के बाद आकर्ष ने एक पल का भी समय बर्बाद नहीं किया और साधना में बैठने की तैयारी करने लगा। उम्मीद करता हूं कि जब तक मैं अपनी साधना से उठूं, सुवर्णा को भी उस अंडेन से कुछ लाभ मिल जाए और वह अपने ऊर्जा स्तर में पर्याप्त वृद्धि कर ले। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो मेरे 10 लाख सोने के सिक्के डूब जाएंगे। अपने कंधे पर लेटी हुई सुवर्णा की तरफ देखते हुए आकर्ष ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहा। सुवर्णा जितनी ज्यादा शक्तिशाली होने वाली थी, आकर्ष को उससे उतनी ही ज्यादा सहायता मिलने वाली थी। इस बार सुवर्णा जैसे ही अपनी नींद से जागेगी, मैं सबसे पहले अयुध पौधे की जड़ ढूंढूं। अगर मैं माया साम्राज्य की प्रतियोगिता शुरू होने से पहले पुनर्जन्म गोली का निर्माण कर लेता हूं और उसका सेवन कर लेता हूं, तो अथर्व मंडल में प्रवेश करने का मुझे एक आसान रास्ता मिल जाएगा। इससे न सिर्फ मैं प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूं, बल्कि खड्ग के खजाने को भी ढूंढ सकता हूं। तब सब कुछ सिर्फ सुवर्णा पर टिका हुआ है। आशा करता हूं कि यह मुझे निराश नहीं करेगी, आकर्ष ने अपने आप को सांत्वना देते हुए कहा। कुछ देर तक इस बारे में सोचने के बाद उसने अपने आप को शांत किया और फिर पद्मासन की स्थिति में बैठकर साधना करने लगा। कुछ ही देर में वह साधना में इस तरह खो गया कि बाहरी वातावरण से उसका संपर्क पूरी तरह से टूट गया। अवंती साम्राज्य का वह स्थान, जहां पर कभी सप्त शौर्य गुरुकुल हुआ करता था, उसकी 7 पहाड़ियों में से मुख्य पहाड़ी सूर्यागिरी शिखर पर कुछ हलचल होने लगी। आसमान में एक बड़ी सी परछाई नजर आने लगी, जो अपनी ऊर्जा से इतना ज्यादा दाब दे रही थी कि पहाड़ी हिलने लगी थी। पहाड़ी में कंपन होते देख पहाड़ी पर स्थित एक जर्जर अवस्था में पहुंची।
इमारत के अंदर से 3 बुजुर्ग अवस्था के आदमी भागते हुए बाहर निकले और आसमान की तरफ देखने लगे। क्या हो रहा है पूरी पहाड़ी में? कंपन कैसे हो रहे हैं? तीनों में से एक बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने आश्चर्य से भरे स्वर में पूछा। ये तीनों त्रिपुर गुरुकुल के सदस्य थे। तीनों के कपड़े देखकर साफ पता चल रहा था कि तीनों ही अपने गुरुकुल के एल्डर हैं। वह आसुरी पक्षी अचानक से एक बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा। इस समय उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ गया था। जैसे ही उसके दोनों साथियों ने आसमान की तरफ देखा, उनकी प्रतिक्रिया भी बिल्कुल पहले बुजुर्ग अवस्था के आदमी के जैसी हो गई। इस समय उनके मन में दूसरा कोई भी ख्याल नहीं आया। तीनों ने सबसे पहले वहां से भागने की कोशिश की। यह आसुरी पक्षी पिछले कुछ समय से त्रिपुर गुरुकुल के सदस्यों को अपना निशाना बना रहा था और लाख कोशिश करने के बाद भी त्रिपुर गुरुकुल इसका कुछ कर नहीं पाया था। तीनों एल्डरों की रफ्तार तेज थी, लेकिन यह उस आसुरी पक्षी की रफ्तार के सामने कुछ भी नहीं थी। एक ही क्षण बाद उस आसुरी पक्षी ने तीनों एल्डरों को दबोच लिया और अपने पंजों से उनकी गर्दन उड़ा दी। जिस बेरहमी से वह उनको खत्म कर रहा था, उसी से पता चल रहा था कि त्रिपुर गुरुकुल के सदस्यों के प्रति उसका गुस्सा कितना ज्यादा गहरा है। जिन एल्डरों को उसने खत्म किया था, उनमें से एक अथर्व मंडल के दूसरे स्तर का योद्धा था। बाकी के दोनों एल्डर भी ऊर्जा स्तर के मामले में उससे कुछ कम नहीं थे। एक तीसरे स्तर का योद्धा था और दूसरा चौथे स्तर का। लेकिन इसके बावजूद वह तीनों उस आसुरी पक्षी का बड़ी आसानी से शिकार बन गए थे। तीनों एल्डरों को खत्म करने के बाद उस आसुरी पक्षी ने सूर्यगिरी शिखर को बड़े ही ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एकदम से एक उदासी की झलक दिखाई देने लगी। स्विश कुछ देर तक उदास रहने के बाद उस आसुरी पक्षी ने अपने बड़े पंखों को फैलाया और सूर्यगिरी शिखर के अलावा बाकी के सभी 6 शिखरों पर एक एक करके तलाश करने लगा। जहां भी उसे त्रिपुर गुरुकुल का कोई सदस्य नजर आ रहा था, वह आसुरी पक्षी बिना किसी देरी के उसे मौत के घाट उतार रहा था। पिछले कुछ समय से इस जगह को उसने बिल्कुल भी सूखने नहीं दिया था। वह रोजाना कुछ सदस्यों को मौत के घाट उतारकर खून से जमीन की प्यास बुझा रहा था। आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड के अगले एपिसोड में। सिर्फ और सायरफ ना भूले। दोस्तों, आप सभी का हॉट कहानियन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। 65 राजकुमार पारस का गुस्सा। वह आसुरी पक्षी त्रिपुर गुरुकुल के सदस्यों को खत्म करते हुए एक एक शिखर पर घूम रहा था। ऐसा कोई शिखर नहीं था जहां पर उसने रक्त नहीं बहाया था। इसी तरह अपने दुश्मनों को खत्म करते हुए वह आसुरी पक्षी जलधारा शिखर पर आ गया। जैसे ही वह वहां पर पहुंचा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने अपने पंखों को और ज्यादा बड़ा किया और शिखर के चारों तरफ घूमने लगा। थोड़ी देर तक इधर उधर चक्कर लगाने के बाद वह शिखर के उस स्थान पर पहुंच गया जो सबसे ऊंचाई पर स्थित था। वहां पर उसे गहरी खाई नजर आई। उसने सबसे पहले तो अपनी तेज नजर का इस्तेमाल करते हुए खाई के अंदर तक झांका और फिर तेजी से उस खाई के अंदर उतर गया। वह बड़ी ही सहज से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि भले ही यहां पर रहते हुए उसे कई साल बीत गए थे, लेकिन पहली बार था जब वह इस स्थान पर आया था। थोड़ा नीचे आने के बाद उसे एक झुका हुआ पेड़ नजर आया। बड़ी ही सावधानी से वह आसुरी पक्षी उस पेड़ पर उतरा और अपनी गर्दन को हल्का सा टेढ़ करके पेड़ के नीचे की तरफ देखा। वहां पर उसे एक गुफा नजर आई। उस गुफा को देखते ही उस आसुरी पक्षी की आंखों में क्रूरता साफ नजर आने लगी। उसने एक बार फिर अपने पंखों को खोला और अपनी आंतरिक ऊर्जा से उस स्थान पर जोर का दबाव लगाया। इतना तो उसे पता चल चुका था कि अंदर कोई तो है। पिछले 2 सालों से यहां पर सिर्फ त्रिपुर गुरुकुल के सदस्य ही आ रहे थे, इसलिए उस आसुरी पक्षी को लगा कि शायद अंदर त्रिपुर गुरुकुल के सदस्य ही होंगे। यही सोचकर वह उस गुफा को नष्ट करना चाह रहा था, लेकिन तभी उसे अंदर से हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। जैसे जैसे कदमों की आहट तेज हो रही थी, उसे आसुरी पक्षी का गुस्सा उतना ही ज्यादा बढ़ रहा था। लगभग आधे मिनट के बाद गुफा के द्वार पर एक परछाई ने अपने आप को प्रकट किया। यह एक महिला थी जो गुस्से में दिखाई दे रही थी, पर जैसे ही उसने देखा कि सामने एक विशालकाय आसुरी पक्षी खड़ा है, उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। एल्डर पानी, उस महिला ने थोड़ा उत्साहित होते हुए कहा। यह महिला कोई और नहीं बल्कि सप्त शौरी गुरुकुल के अग्नि विभाग की विभाग प्रमुख रह चुकी नयनतारा थी। एल्डर पानी और नयनतारा दोनों को पता था कि दोनों अभी जिंदा हैं,
लेकिन दोनों के पास एक दूसरे से संपर्क करने का कोई साधन नहीं था, इसलिए दोनों एक दूसरे को छुपाए हुए थे। आज जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, तो दोनों की आंखों में इतने समय से जो गुस्सा था, वह एक पल भर में गायब हो गया। तो आखिरकार तुम वापस लौट आई। नयनतारा, उस आसुरी पक्षी ने विभाग प्रमुख नयनतारा की तरफ देखा और आंतरिक ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर कहा। हमेशा के विपरीत आज उनकी आवाज में एक सौम्यता थी। जब से गुरुकुल हुआ था, तब से एल्डर पानी पूरी तरह से बदल गए थे। वह पहले की तरह शांत नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा उग्र हो गए थे। लेकिन इतने लंबे समय के बाद आज जब उन्होंने विभाग प्रमुख नयनतारा को देखा, तो एक बार फिर से वह अपने पहले वाले रूप में आ गए थे। जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आप सुरक्षित हैं। मुझे तो लगा था कि आप भी बाकी सभी की तरह मुझे छोड़कर। विभाग प्रमुख नयनतारा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। एल्डर पानी उसके लिए उसके मास्टर और उसके पिता की तरह थे। गुरुकुल में वह सबसे ज्यादा सिर्फ 4 ही लोगों पर विश्वास किया करती थी। गुरुकुल प्रमुख वर्धमान सिंह राठौड़, विभाग प्रमुख मानव, एल्डर आभा और एल्डर पानी। 4 में से 3 तो उसे पहले ही अकेला छोड़ चुके थे। अब सिर्फ एल्डर पानी ही थे, जिनके लिए विभाग प्रमुख नयनतारा इतने लंबे समय से यहां पर रुकी हुई थी। उन्हें देखकर विभाग प्रमुख नयनतारा की आंखों में उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। एल्डर पानी ठीक इसी समय पर गुफा के अंदर से 2 और आकृतियां कंधे से कंधा मिलाते हुए बाहर निकली। यह दोनों कोई और नहीं, बल्कि विभाग प्रमुख मानव का बेटा मेहर और वर्धमान सिंह राठौड़ का आखिरी शिष्य केशव थे। एल्डर पाणी ने जब उन दोनों को देखा, तो एक बार फिर से उनकी आंखों में उदासी नजर आने लगी। दुख उन्हें इस बात का हो रहा था कि इतना बड़ा गुरुकुल नष्ट हो गया था और अब इस गुरुकुल के भविष्य के रूप में सिर्फ 3 ही सदस्य जिंदा बचे थे। हालांकि कुछ और सदस्य भी थे, जैसे आकाश दिया और कन्वी, लेकिन वह इस समय गुरुकुल के साथ जुड़े हुए नहीं थे। वह सदस्य जरूर थे, लेकिन भविष्य नहीं थे। भविष्य सिर्फ मेहर और केशव के कंधों पर टिका हुआ था। मुझे भी यह जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम अभी तक यहां पर रह रही हो। नयनतारा, तुम तीनों चिंता मत करो, आराम से अपना अभ्यास करो। बाहर जो भी खतरा है उसे मैं संभाल लूंगा। पिछले कुछ दिनों में मैंने त्रिपुर गुरुकुल के अधिकांश सदस्यों को मार डाला है। अब बस कुछ एक सदस्य बचे हैं, जिन्हें बहुत जल्द मारकर मैं इस जगह को उनसे मुक्त करवा दूंगा। एल्डर पानी ने एक आक्रामकता से भरी आवाज में कहा। धन्यवाद एल्डर पानी। वैसे आप भी चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द हम त्रिपुर गुरुकुल को समाप्त कर देंगे और अपने गुरुकुल का बदला लेंगे। हमारे पास अभी भी आकर्ष है। विभाग प्रमुख नयनतारा ने सभी का हौसला बढ़ाते हुए कहा। आकर्ष, यह नाम सुनकर एल्डर पानी की आंखों में एक अलग ही प्रकार की चमक आ गई। उन्हें खुद तो आकर्ष पर पूरा विश्वास था, पर इससे भी ज्यादा विश्वास उन्हें वर्धमान सिंह राठौर के फैसले पर था। जब गुरुकुल प्रमुख ने कहा था कि किसी भी कीमत पर आकर्ष को बचाना है, तो वह उसी वक्त समझ गए थे कि उसको क्यों बचाया जा रहा है। आकर्ष ही आगे चलकर वह हथियार बनने वाला था, जो त्रिपुर गुरुकुल का सर्वनाश करने वाला था। समय तेजी से बीतता रहा और बहुत जल्द 1 महीना गुजर गया। माया साम्राज्य की राजधानी में उपाध्यक्ष दीक्षित के द्वारा खरीदे गए घर के एक कम में एक छोटी चूहिया शोर मचाने लगी। उसकी आवाज सुनकर आकर्ष, जो कि अपनी साधना में बैठा हुआ था, उसने अपनी आंखें खोली तो आखिरकार तुम अपनी नींद से जाग ही गई। सुवर्णा, आकर्ष ने थोड़ा उत्साहित होते हुए अपने सामने खड़ी सुवर्णा से पूछा। स्वीक स्वीक। सुवर्णा ने भी अपनी सामान्य वाली आवाज में सहमति में अपना सिर हिलाकर जवाब दिया। उसकी आंखों में आज एक अलग ही प्रकार की चमक थी। आकर्ष ने बिना किसी देरी के तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और सुवर्णा के ऊर्जा स्तर का निरीक्षण करने लगा। वह देखना चाहता था कि सुवर्णा के ऊर्जा स्तर में वृद्धि हुई है या नहीं। बहुत जल्द उसका उत्साह फीका पड़ गया, क्योंकि सुवर्णा के ऊर्जा स्तर में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई थी। क्या हुआ सुवर्णा, तुम्हारे ऊर्जा स्तर में वृद्धि क्यों नहीं हुई? आकर्ष ने एक हैरानी से भरे स्वर में सुवर्णा से पूछा। पिछले 1 महीने से वह इसी आस में साधना कर रहा था कि सुवर्णा जब नींद से जागेगी तो उसके ऊर्जा स्तर में वृद्धि हो चुकी होगी, लेकिन अब लग रहा था कि उसकी बुरी किस्मत ने फिर से उसे घेरना शुरू कर दिया था। एक आसुरी पक्षी के अंडे को खाने के बाद और 1 महीने तक लगातार सोने के बाद भी सुवर्णा के ऊर्जा स्तर में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई थी। 8वें स्तर में प्रवेश करना तो दूर,
वह उसके करीब भी नहीं पहुंची थी। स्क्वीज स्क्वीज सुवर्णा ने जब आकर्ष का सवाल सुना तो वह अपने छोटे छोटे हाथों से कुछ इशारे करने लगी। तुम कहना चाहती हो कि उस आ ने तुम्हें लाभ पहुंचाया है, लेकिन मुझे तो कोई भी लाभ नजर नहीं आ रहा। तुम तो पहले के जैसी ही हो, यहां तक कि तुम्हारे शरीर में भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। ऊर्जा स्तर की बात तो भूल ही जाओ। अब लग रहा है कि मैंने 10 लाख सोने के सिक्के खर्च करके अपना ही नुकसान करवाया है। उस अंडे ने तो कोई भी असर नहीं दिखाया है। आकर्ष ने थोड़ा निराश होते हुए कहा। सबसे ज्यादा दुख तो उसे इस बात का हो रहा था कि सुवर्णा पिछले 1 महीने से सोई हुई थी। अगर वह नहीं सोई होती तो वह अपने कई अधूरे काम कर चुका होता। आकर्ष को निराश देख सुवर्णा ने अपने दोनों हाथों को हवा में उठाया, जिसके बाद उसके शरीर के चारों तरफ एक बैंगनी रंग की ऊर्जागति करने लगी। साथ में सुवर्णा के शरीर पर भी कुछ बैंगनी रंग की ऊर्जा की लकीरें उभरने लगी। अगले ही क्षण सुवर्णा के सिर के ऊपर एक अमर पक्षी की छोटी सी परछाई दिखाई देने लगी। एक अमर पक्षी की परछाई कैसे अपने सामने का नजारा देख आकर्ष पूरी तरह से चौंक पड़ा। सुवर्णा ने किसी तरह से बिजली की शक्ति के पहले चरण में प्रवेश कर लिया था, लेकिन यह हुआ कैसे था? यह अभी भी उसकी समझ से बाहर था, क्योंकि किसी भी तत्व की शक्ति हासिल करने के लिए योद्धा को पहले अथर्व मंडल में प्रवेश करना पड़ता है, जबकि सुवर्णा तो अभी भी मूल मंडल के 7वें स्तर में थी। तुमने बिजली की शक्ति के पहले चरण को कैसे प्राप्त कर लिया? तुम बिजली के चरण के पहले स्तर में कैसे पहुंची? आकर्ष ने एक आश्चर्य से भरे स्वर में सुवर्णा से पूछा। उसका सवाल सुन सुवर्णा अपना सिर असहमति में हिलाने लगी, जैसे उसे खुद भी पता ना हो कि यह सब कुछ कैसे हो गया था। क्या यह उस आसुरी पक्षी के अंडे की वजह से हुआ है? आकर्ष ने मन ही मन सोचा। 1 महीने पहले माया साम्राज्य के शाही परिवार द्वारा आयोजित नीलामी में उसने वह अंडा हासिल किया था, और उस समय उस अंडे से बैंगनी रंग की ऊर्जा निकल रही थी। लेकिन फिर अंडे के अंदर मौजूद जीवन नष्ट हो गया था और सारी ऊर्जा भी गायब हो गई थी। तो फिर 1 महीने बाद नष्ट हुआ अंडा सुवर्णा पर अपना असर कैसे दिखा सकता था? इसमें भी सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि एक नष्ट हुए अंडे ने सुवर्णा को पहले स्तर की बिजली की शक्ति कैसे दे दी थी। लगता है उस आसुरी पक्षी का अंडा पूरी तरह से व्यर्थ भी नहीं गया है। आकर्ष ने एक राहत की सांस ली और अपने आप से कहा, 10 लाख सोने के सिक्कों के बदले बिजली की शक्ति के पहले स्तर को प्राप्त कर लेना कोई घाटे का सौदा नहीं था। सुवर्णा के पास पहले से बिजली का बल था, और अब इस पहले स्तर की बिजली की शक्ति के साथ उसके बिजली की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। उसके पहले की ताकत एक मूल मंडल के 8वें और 9वें स्तर के योद्धा को खत्म करने के लिए पर्याप्त थी। एक अमर पक्षी और कुछ अतिरिक्त हजारों हाथियों की परछाइयां वह पहले भी प्रकट कर सकती थी। अब इस पहले स्तर की बिजली की शक्ति के जुड़ने के बाद सुवर्णा के पास कितनी ताकत हो गई थी कि वह बिना अपने जादुई हथियार का इस्तेमाल किया भी 2 अमर पक्षियों की परछाई और 1000 अतिरिक्त हाथियों की परछाइयां प्रकट कर सकती थी। यदि वह अपने चौथे स्तर के जादुई हथियार का इस्तेमाल करे तो उसकी शारीरिक ताकत में 60% तक की बढ़ोतरी हो सकती थी, जिसका मतलब यह था कि उस समय सुवर्णा अकेली ही 27,600 हाथियों की ताकत उत्पन्न कर सकती थी, जिसमें से 2 तो अमर पक्षियों की ताकत हो जाती और अतिरिक्त में 7,600 हाथियों की ताकत। इतनी ताकत के साथ मुझे नहीं लगता कि फिलहाल के लिए माया साम्राज्य में ऐसा मूल मंडल का कोई योद्धा होगा जो हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। आकर्ष ने सुवर्णा की पूरी ताकत का अनुमान लगाते हुए मन ही मन अपने आप से कहा। स्क्वीज स्वीक अपनी नई ताकत प्रदर्शित करने के बाद सुवर्णा एक बार फिर से आकर्ष के कंधे पर आकर बैठ गई और उसकी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे उससे तारीफ की उम्मीद कर रही हो। इस बार तुमने वाकई मुझे बहुत हैरान किया है सुवर्णा। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि वह अंडा जिसके अंदर से जीवन नष्ट हो चुका है वह तुम्हें इतना ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। अब जब तुम्हारे पास यह नई ताकत आ चुकी है तो मेरे ख्याल से वह समय भी आ चुका है जब हम एक नई यात्रा पर निकले। आकर्ष ने सुवर्णा से कहा। नई यात्रा? क्या हम फिर से कहीं पर जाने वाले हैं? सुवर्णा ने उत्साहित होते हुए पूछा। मुझे अपने लिए एक दवाई बनानी है और उसके लिए मुझे एक सामग्री चाहिए जो यहाँ पर नहीं मिलती है। हमें बाहर जाकर उसे ढूंढना होगा। मैंने पता किया है, फिलहाल के लिए सिर्फ 2 ही जगह ऐसी है जहां पर हमें वह सामग्री मिल सकती है। ये 2 व्यापारिक शहर हैं, जिनमें से एक तो माया साम्राज्य में मौजूद है और दूसरा अंश
तरदेश के आंतरिक क्षेत्र में है। आकर्ष ने अपनी योजना विस्तार से बताई, सुवर्णा से इस बारे में बात करने के। उन्हें जानकारी दी कि वह बाहर जाने वाला है। मुकाबले में अब सिर्फ 7 महीने बच गए थे और ऐसे में आकर्ष का लंबी यात्रा पर जाना उपाध्यक्ष द दीक्षित को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आकर्ष ने उनके मन की परेशानी भांप ली, इसलिए उसने उन्हें समझाते हुए कहा, आप चिंता मत करें, मैं रास्ते में अपना ध्यान अच्छे से रखूंगा। 7 महीने पूरे होने से पहले मैं वापस लौटकर भी आ जाऊंगा। अगर ज्यादा जरूरी नहीं होता तो मैं ऐसे समय पर बाहर भी नहीं जाता, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दें। आकर्ष की बात सुनने के बाद उपाध्यक्ष दीक्षित ने कुछ पलों के लिए तो गहराई से सोचा और फिर जाने की अनुमति दे दी, लेकिन साथ में उन्होंने उसे अपना ख्याल रखने और सतर्क रहने का भी कहा। आकर्ष के शब्दों से वह भी इस बात का अंदाजा लगा पा रहे थे कि आकर्ष किसी चीज को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी में है, इसलिए उन्होंने अनुमति दी थी। अनुमति मिल जाने के बाद आकर्ष ने उपाध्यक्ष दीक्षित का आभार प्रकट किया और सुवर्णा के साथ घर से बाहर निकल गया। इस बार रवाना होने से पहले उसने कर्ण, सूर्यकेतु और उरूमी तीनों में से किसी को भी इसकी कोई सूचना नहीं थी, क्योंकि फिर उन्हें समझाना मुश्किल हो जाता। जब आकर्ष घर से बाहर निकला, ठीक उसी समय एक व्यक्ति भी चुपके से उसके पीछे पीछे रवाना होने लगा। यह इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? उस व्यक्ति ने एक आश्चर्य से भरे स्वर में अपने आप से पूछा और दबे हुए कदमों से आकर्ष का पीछा करने लगा। आकर्ष के प्रति उसकी आंखों में घृणा और कत्ल का भाव भी साफ देखा जा सकता था। राजकुमार पारस उस व्यक्ति ने मुश्किल से 100 डेस कदम ही आगे बढ़ाए होंगे कि अचानक से किसी ने उसे पीछे से आवाज लगाई। आवाज सुनकर पहले वाला व्यक्ति अचानक से अपनी जगह पर रुक गया और मुड़कर पीछे देखने लगा। उपाध्यक्ष दीक्षित, आप यहां? उस व्यक्ति ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए पूछा। यह राजकुमार पारस था। उसे लगा था कि वह आज तो आकर्ष को खत्म कर सकता है, लेकिन उपाध्यक्ष दीक्षित ने एक बार फिर से बीच में आकर उसकी सारी योजना पर पानी फेर दिया था। यह सब कुछ त्रिपुर गुरुकुल की वजह से हो रहा है। अगर वह लोग अपना वादा भाते तो मुझे खुद इस आकर्ष का पीछा नहीं करना पड़ता और अब तक यह कीड़ा मर चुका होता। राजकुमार पारस ने गुस्सा होते हुए मन ही मन अपने आप से कहा। वह अवंती साम्राज्य के शाही परिवार का सदस्य था और उसका खुद का स्थान बहुत ऊंचा था। इतनी हिम्मत किस में थी जो उसे परेशान कर सकता था? अगर उसका बड़ा भाई यानी कि अवंती साम्राज्य के राजा बीच में नहीं होते तो उसे इस तरह से त्रिपुर गुरुकुल के लोगों से मदद भी नहीं मांगनी पड़ती। वह खुद ही आकर्ष को खत्म कर छोड़ता। त्रिपुर गुरुकुल, तुम लोगों को इस धोखे की बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। गुस्से में उबलते हुए राजकुमार पारस ने अपने आप से कहा। उपाध्यक्ष दीक्षित, जो कि उसके सामने खड़े थे, उसके चेहरे के भाव देखकर सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने बोलकर कुछ नहीं कहा। अगर राजा का आदेश नहीं होता तो उपाध्यक्ष दीक्षित राजकुमार पारस पर ध्यान भी नहीं देते। वह उसे आकर्ष का पीछा करने देते, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि आकर्ष अकेले ही राजकुमार पारस से निपट सकता है। इधर माया साम्राज्य की राजधानी के मुख्य द्वार के बाहर एक सुनहरे रंग की रोशनी आसमान में तेजी से चमकी और फिर बहुत ही जल्द क्षितिज में गायब हो गई। थोड़ी देर बाद वही रोशनी वापस से बादलों के ऊपर दिखाई दी। ब्रांग ठीक इसी समय पर आसमान में एक गहरे बैंगनी रंग की बिजली चमकी, जो सुनहरे रंग की रोशनी के चारों तरफ गोलाकार पथ पर गति करने लगी। इस बिजली के प्रभाव में उस रोशनी की रफ्तार कई गुना ज्यादा तेज हो गई। रोशनी कुछ देर तक तो सीधी दिशा में आगे बढ़ती रही और फिर अचानक से उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ मुड़ गई। यह सुवर्णा थी जो अपने विशालकाय शरीर के साथ आकर्ष की बताई दिशा में आगे बढ़ रही थी। आकर्ष इस समय सुवर्णा की पीठ पर ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसके पास समय की बहुत ही ज्यादा कमी थी, इसलिए वह जितना हो सके अपने ऊर्जा स्तर में बढ़ोतरी करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने आप को आधे साल का समय दिया था। इतने समय में उसे आयुध पौधे की को ढूंढना था। अगर यह समय पूरा होने तक भी उसे आयुध पौधे की जड़ नहीं मिलती है तो फिर आकर्ष वापस से माया साम्राज्य की राजधानी में लौट कर आने वाला था। और अगर उसकी किस्मत अच्छी रहती है, उसे आयुध पौधे की जड़ मिल जाती है, तो फिर उसके लिए सब कुछ बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला था। वह आसानी से पुनर्जन्म गोली का निर्माण कर सकता था और उसका सेवन करके न सिर्फ कर्ण से बल्कि सुवर्णा से भी ऊर्जा स्तर के मामले में आगे बढ़ सकता था आकर्ष। वैसे हम हमजा कहाँ रहे हैं? मैं कब से एक ही दिशा में उड़ रही हूं,
लेकिन अभी तक मुझे कोई भी आवासीय स्थान नजर नहीं आया है। सुवर्णा, जो कि काफी देर से हवा में उड़ रही थी, उसने आंतरिक ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर आकर्ष से सवाल पूछा। आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड के अगले एपिसोड में, सिर्फ और सिर्फ हॉट कहानियां यूट्यूब चैनल पर।